Hello my dear genius students, वेलकम इन अगेन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम लर्न करेंगे डिमांड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने डिमांड से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ा अपने पिछले लेक्चर्स में और उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट टिप्स पे होंगे, क्लियर होंगे। आज हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा रहेगा इलास्टिसिटी पे। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, चाहे आप यूजीसी कर रहे हैं या जो सीयूटी पीजी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ना, आप याद रखना कि ये क्वेश्चंस इतने डेप्थ में होते हैं कि आपको आते आते भी क्वेश्चन को आप गलत करते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को गलत ना करें, इसके लिए हमें स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उसको नोट भी करते जाइए, टू द पॉइंट को फैक्ट नोट करते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए, ठीक है। बारीकी के साथ इसमें भी पढ़ने जा रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्लास कि इलास्टिसिटी क्या होती है, व्हाट इज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, आई एम नॉट टॉकिंग द प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिफिनेशन कोई दे देगा। तो आपको समझाता हूं मैं। पहले आप उसी डिटरमिनेंट को, उसी फंक्शन को लिखिए जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। हमने आपको फंक्शन में क्या पढ़ाया था क्लास, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, दिख रहा होगा। और मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था क्वांटिटी डिमांड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, प्लीज़ नोट करते जाइए साथ साथ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, दिख रहा होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, सब कुछ है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। हम बेसिकली तीन ही चीज़ लेते हैं, ठीक है। चलो आप, ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चंस पहला हमारा ये है बच्चा लोग कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी, चेंज, स्लोप। अब इलास्टिक का मतलब होता है, क्लास ध्यान समझना, बहुत पहले बताया था कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पढ़ा आपने। इसको हमने बी से डिनोट किया था, याद है आपको, याद है आपको। और एक चीज बताया था कि जो ये ए माइनस बी पी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ये भी पढ़ाते हैं आपको। तो ये जो बी है, ये बी, ये रिस्पॉन्स दिखाता है। क्या दिखाता है? स्लोप। क्या दिखाते हैं? स्लोप। इसको बोलते हैं स्लोप। किसका स्लोप? डिमांड का स्लोप। डिमांड कर्व का स्लोप, ठीक है। तो जो ये वी है जिससे हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, वो दिखाता है स्लोप को, चेंज को। तो इसका मतलब ये है क्लास कि अगर मार्केट में प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, या इनकम के चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने पर उसकी दूसरे गुड्स में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए बी गुड्स है। तो मेरा कंसेप्ट यहाँ पर आपके साथ ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है भैया कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्शन रहेगा व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब देख के बता दीजिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन देयर डिटरमिनेंट। सिंपल। व्हाट आर द डिटरमिनेंट? प्राइस, रिलेटेड गुड्स एंड इनकम, दीज आर डिटरमिनेंट। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर लिखा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नीचे पूछता है कि रिस्पांस, कहता है ड्यू टू प्राइस की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से, ड्यू टू रिलेटेड गुड्स की वजह से। तो आप क्या करते हैं, ड्यू टू प्राइस मार देते हैं। अरे भैया उसने प्राइस इलास्टिसिटी नहीं पूछा है, उसने पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सारे फैक्टर हैं। गॉट इट व्हाट आई एम गोइंग टू से? थैंक यू।
तो आपको ये समझना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भैया वो क्या होता है, सारे फैक्टर के रिस्पांस को दिखाता है। तो दीज आर फैक्टर, दीज आर फैक्टर। अब आपसे बोध करता हूं क्लास कि व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो डेफिनेशन बताइए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो द रिस्पांस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। देन इनकम इलास्टिसिटी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस इलास्टिसिटी कह सकते हैं। अभी हम डेप्थ में जाएंगे वन बाय वन, लेकिन आपको इतना समझना है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो डिफाइन कर लेंगे, इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो आप लिखो कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड सो द क्वांटिटी डिमांड चेंज इन ड्यू टू चेंज इन इनकम, या क्वांटिटी डिमांड चेंज इन रिलेटेड गुड्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दैट्स वेरी गुड, सिंपल, डोंट गेट कन्फ्यूज और डोंट गेट टेंस। सिंपल लॉजिक लगाइए, चीज़ों को समझिए। इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी वे, बस वो समझने का तरीका अपना। तो बेटा जी ये तो हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, इनकम इलास्टिसिटी की और क्रॉस इलास्टिसिटी की। बेसिकली आपके सिलेबस में 3 ही पॉइंट होता है और वैसे मेजर यही होते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। बेटा बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं हमें ये देखना है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड और अप्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी डिफिनेशन बनाना है, कोई भी इलास्टिसिटी की डिफिनेशन बनाना है, आपको याद रहेगा, बस इतना याद रखो। अच्छा, रिस्पॉन्स, चेंज। अब बताते कितना चेंज, हाउ मच। तो एक याद करो क्लास, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोई बताएगा? लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बता दो भैया। लॉ ऑफ डिमांड्स पढ़ चुके हो? लॉ ऑफ डिमांड इट इज सो द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन अदर्स रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है? और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड, हाउ मेनी टाइम चेंज ऑफ प्राइस इन हाउ मेनी टाइम चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो क्या करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड तो ओनली डायरेक्शन, वो ये बताता है क्लास कि भैया निगेटिव रिलेशन होगा। वो ये बताता है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड्स बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। ये क्या है? या तो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो द हाउ मेनी टाइम चेंज ऑफ प्राइस, कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ, कितना परसेंट, 30%, 40% जो भी, और हाउ मेनी टाइम चेंज ऑफ क्वांटिटी, कितने परसेंट क्वांटिटी चेंज हुई है, कितने परसेंट क्वांटिटी चेंज हुई है। क्लियर हुआ भाई? इतना तो समझ हो गया होगे। तो बेटा जी अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आई थिंक यू कैन इजीली फाइंड योर आंसर, कि भैया ऑप्शन में से आप आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, चलिए पहला पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत इजी तरीके से। कई बार बेटा जी प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला लिख दिया जाता है, सही क्या है तो ये भी देख लेना। सॉरी मिटा दिया, आप लोग लिखते होंगे, देखते रहना साथ के साथ। ओके चलो, अगर बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे करेंगे? तो अक्सर हो जाता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज मतलब 100% की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हम कहते हैं कितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ तो कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज हुआ। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाते हैं। क्लास डेप्थ में जाने का मतलब ये होता है आपको चीज़ों को पकड़ना है। क्लास ये सब बहुत पहले पढ़ा आपने, 12th में पढ़ा है, सूक्ष्म में आता है, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, लेकिन आपसे मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उसको बहुत डेप्थ में समझना है। किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, किस तरह से बनेंगे। तो हम क्या करते हैं क्लास, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। ठीक है, एक डिमांड लेते हैं, यू कैन राइट डिमांड आउट। ओके, अभी मैं पूछूंगा तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हैं। ए पॉइंट लेते हैं, ये प्राइस से, ये क्वांटिटी है, प्राइस हमारा कम हो गया, P2 हो गया, हमारी क्वांटिटी Q2 हो गया। क्लियर है? तो P1 P2 P1 Q2 दो हो गया। अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ना है। अगर आपसे पूछा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ बी पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ बी पॉइंट पर, या आपसे पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ ए पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए भाई कि प्राइस कितने परसेंट कम हुआ है तो डिमांड कितने परसेंट बढ़ी है। ठीक है, या प्राइस कितने परसेंट डिमांड, प्राइस कितने परसेंट बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंट कम हुई है। ये परसेंटेज निकालना बहुत ज़रूरी है आपको। और निकालने का तरीका कैसे पता है? जैसे अगर मैं मानूँ, थोड़ी देर मानो क्लास, कि अगर इसको 10 रुपये कर लो, रेट 10 रुपये था, 10 से 5 हो गया, तो कोई बताएगा कि कितने परसेंट प्राइस फॉल हुआ है? कितने परसेंट प्राइस फॉल हुआ है? 10 से 5 हो गया, 50% प्राइस फॉल हुआ, 50%। कैसे निकालेंगे आपने? तो लिखेंगे जैसे P1 माइनस P2 अपॉन P1 इंटू 100। मतलब P1 कितना था क्लास, देखो 10 था, फॉल कितना हुआ 5 रुपये का, प्लस 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इंटू 100, 10 धाम में 100 इज इक्वल टू 50%। क्या है? 50%। प्राइस कितना फॉल हुआ क्लास? 50% प्राइस फॉल हुआ। अगर मैं यहीं पर क्वांटिटी दे दूं कि भैया पहले 10 क्वांटिटी खरीदे थे, अभी क्वांटिटी हो गई 15 की, हैं, तो कितने परसेंट क्वांटिटी बढ़ी? तो कैसे निकालेंगे क्लास? अगर ये Q1 है, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, चलो तो क्या निकालेंगे? कितना परसेंट बढ़ा? तो Q2 करंट में Q2 हो गया, माइनस Q1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया क्लास? 15 माइनस 10 अपॉन कितना निकालेंगे? अपॉन 10, 5 अपॉन 10 इंटू 10, यानी कि 50%, यानी कि सेम परसेंट। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ा, कितना परसेंट प्राइस घटा। अच्छा, बाकी आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो हाउ मैनी परसेंटेज चेंज आप कितनी, तो इलास्टिक कितनी आएगी कोई बताएगा? हमने जो एग्जांपल लिया है इसकी इलास्टिसिटी कितनी आएगी? इसकी इलास्टिसिटी आएगी बेटा लोग, सीधे बात है यार, 50% अपॉन 50% इज इक्वल टू 1, यानी कि सेम रेशो, डेल्टा पी इज इक्वल टू 50%, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ऑल्सो 50%। ये प्राइस खीरा। ओके, क्लियर है? ओके, और सेम यहाँ पर हो जाएगा। अगर ये आप यहाँ से जाएंगे यहाँ को तो सुबह ही आएगा, क्योंकि लास्ट यहाँ पर एक ही आ रही है। आपको समझ आ गया? ओके, लेकिन फार्मूला कैसे होता है क्लास? बुक्स में फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक फार्मूला और लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बोलोगे सर कैसे आया, ये कैसे आया? तो कहो तो 2 मिनट बता दें। चलो
नोट कर रहे होंगे आप लोग। चलो कैसे आए बाद में लिखते हैं। देखो क्लास, हमने इसको P0 माना, इसको P1 मान लीजिए, इसको Q0 मान, इसको Q1 मान लीजिए। देखो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी। क्या लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी, दोनों का डिफरेंस निकाला अपॉन प्रीवियस क्वांटिटी। Q0 है ये बेटा जी, ठीक है, इंटू 100। नीचे दिखा देंगे चेंज इन प्राइस कितना है, प्राइस से 5 से 10 हो गया, तो P1 आ गया, तो क्या लिखेंगे आप, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। कैसे करेंगे क्लास, इससे कट जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा Q, और इसको डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन Q0, यानी कि Q ही रखो आप, कोई ज़रूर नहीं है, ठीक है। और डेल्टा P इंटू P, आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। आपको यही फार्मूला याद रखना है कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। ओके क्लास, देखो कभी भी आपको इलास्टिसिटी निकालना रहे तो क्या करेंगे, एग्जाम में इतना समय होता नहीं है, तो क्या करेंगे आप, दोनों का डिफरेंस रखेंगे फटाफट, नीचे का डिफरेंस रखेंगे, प्राइस का क्वांटिटी का डिफरेंस रखेंगे फटाफट, इंटू P अपॉन Q इंटू प्रीवियस प्राइस और प्रीवियस क्वांटिटी Q अपॉन T। ओके, दो चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं क्लास, स्लोप। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। ये क्या होता है, B से डिनोट करता है। कई बार एग्जाम में आपको दे दिया गया क्लास कि आपको B इज गिवन 0.5, ठीक है, ये स्लोप दे दिया गया, और आपको दे दिया गया कि भैया प्राइस है 10 रुपये और क्वांटिटी है 5 क्वांटिटी, तो इलास्टिक फाइंड कीजिए। तो सिंपल रखना है आपको, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0.5 इंटू 10/5 निकाल दीजिए जितना आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इलास्टिसिटी निकालना आना चाहिए। इलास्टिक का फार्मूला क्या है, इलास्टिक का स्लोप क्या होता है, इलास्टिक को कितने परसेंट काउंट करते हैं, कैसे, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है बेटा जी। हम बहुत बारीकी से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब आपको पिछले रिकॉर्ड और भी लेक्चर हैं उसमें आपको पढ़ाया हुए हैं बहुत डेप्थ में। यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है और कैसे आपको लगाना है बेटा। इतना क्लियर हुआ, प्राइस इलास्टिक का फार्मूला क्लियर हो गया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया, फार्मूला कैसे निकालते हैं पता लग गया, इस फार्मूले का मतलब क्या होता है समझ गए। हाँ, एक चीज़ बताना सुन गया, इसको क्या बोलते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी का रेशो, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। कई बार आपको रेशो दिया रहेगा और स्लोप दी रहेगी, तो इलास्टिक कैसे निकालेंगे। अगर हमने बोला कि रेशो है प्राइस और डिमांड का रेशो, मतलब एक दोनों का एवरेज दिया गया है और स्लोप भी दे दिया गया, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी देता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर, मिटा दूँ बेटा, ओके। इसके बाद दूसरा आता है, कई बार बहुत छोटी छोटी बातें हैं आपको रिकॉर्ड में गड़बड़ा जाता है, मतलब भूल जाते हैं। जैसे इलास्टिसिटी में कई तरह की इलास्टिसिटी होती है, तो कोई मुझे बताएगा कि प्राइस इलास्टिक कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलास्टिसिटी। अच्छा हाँ, कितने प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, अगर ऐसा पूछा जाता तो फिर 3 तरह की होती है, इनकम क्रॉस प्राइस, इनकम क्रॉस एंड प्राइस। अगर प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है तो बोला कि 5 टाइप की। कितने की, 5 टाइप की, 5 टाइप की। कौन कौन सी, एक तो आपने याद करने का तरीका वो बताता हूँ आपको, स्ट्रेटजी कैसे को याद रखना है। क्या बताते हैं, लिखो आप, लिखो यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिसिटी। लिख लिया, लिखा आपने, अच्छा। इलास्टिक लिखा, अब ऊपर लिखो इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक, और लिखो यहाँ पर इलास्टिक, ठीक है, ओके, लिख दिया। अच्छा,
अब यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल, इक्वल्स। जैसे क्या बोलेंगे कि अगर मैं बोलाऊँ कि 50% प्राइस में 50% गिरावट आई है, तो डिमांड्स में भी 50% इंक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांड हमारा कितना हुआ है? 50% इंक्रीज हुआ है। तो सेम रेशियो में प्राइस और क्वांटिटी सेम रेशियो में बढ़े तो कौन सी होती क्लास? यूनिट इलास्टिसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ओके, एक करते हैं, ओके, तो इसका मतलब होता है सेम रेशियो में। क्या होता है? सेम, ओके। शायद ग्राफ मेरा गलत बन गया, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यानी कि जिस रेशो में ये रेशो 50% है, ये भी 50% है, तो इसको इलास्टी इक्वल टू 1 बोलते हैं, जिससे हमें यूनिट इलास्टी इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट इलास्टी। यहाँ पर इक्वल परसेंटेज में प्राइस गिरता है या प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो डिमांड भी उसी रेशो में घटती बढ़ती है, तो इसको हम प्लस बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। क्लियर है? अभी आपको आगे एक चीज़ हाइपर रेक्टेंगल बोला पढ़ाएगा कि किस तरह से होता है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। दूसरा या कहते हैं समझा दे, चलो आगे बताऊंगा आपको क्लास। इनइलास्टिक मतलब होता है कि इलास्टी इज लेस देन 1, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब कि जिस रेशो में प्राइस गिरता है, जिस रेशो में प्राइस फॉल होता है, उस रेशो में डिमांड्स नहीं बढ़ती, उतना नहीं बढ़ता। यानी कि इलास्टिक मतलब होता है लेस देन 1, मतलब नॉट इक्वल, लेस देन 1। क्या होता है? इसको बोलते हैं लेस देन 1, मतलब यूनिट इलास्टिक, यूनिट से एक कम, तो यूनिक इलास्टिक हो गया। यानी कि अगर बोलूँ कि 50% प्राइस फॉल हुआ है, तो जो है डिमांड है बेटा जी, वो मात्र जो है 50% प्राइस फॉल हुआ है, तो डिमांड जो मात्र जो है कितने परसेंट? 20% इंक्रीज हुई है, ऐसा कर सकते हैं। तो प्राइस में अगर 50% फॉल हुआ तो डिमांड ओनली 20% बढ़ी, इसका मतलब लेस देन 1। तो यानी कि हम ग्राफ को ऐसा यहाँ दिख जाएगा, ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, ओके। तो ये देखो, इस केस में क्या होगा? स्टीपर डिमांड कर्व होगा। स्टीपर कैसे होगा? स्टीपर, प्राइस इतना है, प्राइस बहुत गिरा दिया, लेकिन डिमांड हमारी उतनी नहीं बढ़ती, तो इस केस में क्या होगा? स्टीपर डिमांड कर्व। ए से बी पे आइए, तो यहाँ पर इलास्टी इज लेस देन 1। यानी कि जब स्टीपर डिमांड कर्व रहे, एक नॉमिनल डिमांड का ग्रेटर देन होता है, अगर स्टीपर डिमांड कर्व मतलब होता है कि इस केस में वहाँ पर इलास्टी क्या होगी? लेस देन 1 होगी। क्लियर है? प्राइस इलास्टी लेस देन 1 जब स्टीपर होता है, तो क्लियर हुआ? ओके। दूसरा क्लास देखो, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टी आज विल ग्रेटर देन 1। याद रखना इसको, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इलास्टिक मतलब होता है ग्रेटर देन 1, इनइलास्टिक मतलब होता है लेस देन 1। इलास्टिक मतलब होता है हिंदी में लोचदार, इसको बेलोचदार बोलते हैं। लोच नहीं है, बिल्कुल लोच है, बहुत कम लोच है, तो बेलोचदार है मतलब कम लोच है, और लोचदार है बहुत ज़्यादा लोच है। यानी कि इस केस में क्या होगा क्लास? आप ऐसा कर सकते हैं हम कि अगर यहाँ पर इक्वल से ज़्यादा प्रोपोर्शन में, मोर देन, तो मोर देन मतलब होता है कि अगर यहाँ पर 50% प्राइस फॉल हुआ है, प्राइस में 50% फॉल हुआ है, ठीक है, तो डिमांड कितना बढ़ेगा? डिमांड 80% कह सकते हैं। 80% जो डिमांड है वो क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ था? ग्रेटर देन 1। जैसे क्लास, इसको हम ऐसे बात करेंगे, मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसे क्लास कि मतलब प्राइस देखो इस तरह से, प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, थोड़ा सा फॉल हुआ, लेकिन डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो यानी कि ये जो प्रोपोर्शन है डेल्टा क्यू का, ये ज़्यादा होगा डेल्टा पी से। डेल्टा पी 50, हमने कहा कि 50% प्राइस फॉल हुई है, तो ये 80% क्वांटिटी बढ़ी है, तो इलास्टी इज ग्रेटर देन 1। 2 क्वेश्चन निकल के बहुत इंपॉर्टेंट आया कि अगर मार्केट में डिमांड कर्व स्टीपर है
डिमांड कर्व अगर स्टीपर है तो कौन सी इलास्टिक मिलेगी बेटा? लेस देन 1। और अगर फ्लैटर है, बहुत चपटा है, ये मतलब स्ट्रेट, ये चपटा है मतलब फ्लैटर है, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1। यानी कि जब डिमांड कर्व फ्लैटर होता है तो उस केस में इलास्टिक ग्रेटर देन 1 होती है, और जब डिमांड कर्व स्टीपर होता है तो उस केस में इलास्टिक लेस देन 1 होती है, और जब डिमांड कर्व नॉर्मल होता है तो उस केस में इलास्टिक यूनिट इलास्टिक होती है। आगे समझ में? ओके। अब कुछ एक्सेप्शनल केस होता है। एक्सेप्शनल केस में तो क्लास की हम इसको मिटा रहे हैं या रहने देते हैं। चलो अब एक काम कर सकते हैं हम, इस इलास्टिक के सामने परफेक्टली लिख लो। क्या है? परफेक्टली। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूरी तरह से इलास्टिक है, मतलब कि देयर इज नो चेंज ऑफ प्राइस। मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस क्या होती है यहाँ पर? कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं आता प्राइस में, बट प्राइस में नो चेंज, बट क्वांटिटी में अनलिमिटेड चेंज। इसका मतलब होता है कि प्राइस यहाँ पर इलास्टिक या प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा क्लास? इनफाइनाइट। सुना होगा आपने, अनंत। यानी कि ऐसे बताते हैं, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी डिमांड्स क्या हो रही है? इतनी थी डिमांड, इतनी थी डिमांड बढ़ती है, मतलब इसको बोलते हैं इलास्टिक इक्वल टू इन्फिनिट है। क्लियर है? ओके। परफेक्टली इलास्टिक में हमेशा क्या होगा? डिमांड कर्व। अगर पूछा जाता है कई बार क्लास में, एग्जाम में, तो परफेक्टली डिमांड कर्व होगा। इलास्टिक में होगा कि डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल। अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है तो कौन सी इलास्टिक है बेटा जी? इन्फिनिटी। मतलब परफेक्टली इलास्टिक, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण लोचदार। क्या है? पूर्ण लोचदार। ठीक है, परफेक्टली है मतलब बिल्कुल। क्लियर है? इसके ऊपर जाइए, जब इन इलास्टिक है और इसके ऊपर अगर परफेक्टली लगा देंगे, ठीक है, परफेक्टली क्या लगाएंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। किस में? मैं मिटा रहा हूँ बेटा जी, इसमें। इसका मतलब होता है कि इस केस में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट। एक लाइन खींच मतलब होता है भाई जी, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं रहा है। तो जब क्वांटिटी में कोई चेंज ना आए, चाहे प्राइस बढ़ जाए और चाहे प्राइस घट जाए, कोई रिस्पांस नहीं है, क्वांटिटी चेंज में कोई रिस्पांस नहीं है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। बेलोच है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, तो इसको मतलब क्लास कैसे बनाएंगे? इस तरह से बनाएंगे। इलास्टिक अब इक्वल टू जीरो, प्राइस इलास्टिक इक्वल टू क्या होती है? जीरो। यानी कि ये चेंज नहीं है, प्रोडक्शन क्वांटिटी कोई चेंज नहीं है, प्राइस चाहे जितना चेंज हो जाए, चाहे इतना हो जाए प्राइस, चाहे और बढ़ जाए, प्राइस को बढ़ाते जाइए लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको बोलेंगे हम परफेक्टली इन इलास्टिक इक्वल टू ज़ीरो। सो आई होप कि ये 5 टाइप्स क्लियर हुआ होगा क्लास। और अगर आपसे मैं अगर ये क्वेश्चंस पूछूं कि मार्केट में अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल ना हो करके वर्टिकल है, मार्केट में वर्टिकल है, तो वो कौन सी इलास्टिसिटी होगी बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर डिमांड कर्व जो है हॉरिजॉन्टल है तो परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व अगर स्टीपर है तो गेट लेस देन 1।
और डिमांड कर्व अगर फ्लैटर है तो ग्रेटर देन 1 और नॉर्मल है तो इक्वल टू 1। आई होप कि आप भूलेंगे नहीं बच्चा लोग, कंफ्यूज नहीं होंगे कि परफेक्ट इलास्टिक ये सब भूलेंगे नहीं भूलेंगे ना। सिंपल सा है यार, याद कर लो। परफेक्ट दोनों में लगा देना, तरीका बताना था। परफेक्टली को दोनों में क्या करेंगे, लगा देंगे, लेकिन है तो दो ही, इलास्टिक और इनइलास्टिक लेस देन 1 और इलास्टिक ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है, अगर परफेक्टली ग्रेटर देन मतलब होता है कि प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं। यहाँ पर इलास्टिक मतलब होता है कि प्राइस में 50% चेंज हुआ तो डिमांड्स 80% चेंज हो गई इलास्टिक, लेकिन प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड अथाह चेंज हो गई। क्लियर हुआ। और यहाँ पर क्या है, इलास्टिक है मतलब लेस देन है, और बिल्कुल नहीं है मतलब ससुरा बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रही डिमांड्स, प्राइस कितना घट बढ़ गया, तो ये इलास्टिक हो गया। इलास्टिक हो गया। क्लियर हो गया, समझ आ गया बच्चे लोग। भाई देखो कंसेप्ट क्लियर करके चलना, बेशक मुझे दोबारा पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनता है बेटा जी, तो शायद आप गलत कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर दो चीज़ और समझाना चाहता हूँ मैं। मुझे लगता है कि आज हम प्राइस ही पढ़ पाएंगे, इनकम और क्रॉस हम कल करेंगे। मुझे नहीं पता था कितना टाइम लग जाएगा आपको, मतलब मुझे समझाने आपको। 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछना हूँ, अक्सर पूछ लिया जाता है क्लास एग्जाम में, और आपको पता भी होना चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूं, पहले आप ही बता दो, अगर 2 डिमांड कर्व है, मैं मिटा दूं पहले क्या, ओके चल ठीक है। अगर 2 डिमांड कर्व है क्लास, ठीक है, और दोनों ओरिजिन पॉइंट सेम है, क्या है, ओरिजिन पॉइंट सेम है और मीटिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ठीक है। हालांकि अभी आपको समझाया नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी बता सकते हैं कैसे करोगे, ध्यान समझना, मैं बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया, 2 डिमांड कर्व है, एक फ्लैटर है और एक स्टीपर है, ओके। एक स्टीपर है और एक फ्लैटर है, तो DD2 फ्लैटर है DD1 और DD2 स्टीपर है। तो डिमांड कर्व क्या है, ग्रेटर देन 1 कौन है, तो जो स्टीपर डिमांड कर्व होता है उसको बोलेंगे हम इलास्टिक ग्रेटर देन लेस देन 1, और इसको बोलेंगे इलास्टिक ग्रेटर देन 1। क्लियर है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। दूसरा क्लास आपसे पूछा जाएगा कि अगर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है या डिमांड कर्व वर्टिकल है तो कौन सी इलास्टिक है, तो इलास्टिक 0 और इलास्टिक इन्फिनिटी। इतना तो समझ गए आप, इधर समझ गए। अब मैं क्लास करता हूँ कि 2 ऐसे डिमांड कर्व हैं, आगे बताऊंगा आपको, 2 ऐसे डिमांड कर्व हैं जो मीटिंग पॉइंट तो डिफरेंट है, यहां से निकलते इसी में। अब बताओ किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ओके। अब बताइए, ये ए और बी पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब बताओ इस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, A1 की या AB की, किसकी ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी क्या है। तो क्लास अब मैं बोलूँगा कि इलास्टिसिटी यहाँ पर दोनों की सेम है, तो क्या कहेंगे आप, सही है गलत, आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक होता है लोअर सेगमेंट, क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट, ठीक है, अपर सेगमेंट। तो इसको तरीका आता है, हालांकि बताऊंगा कल आपको। लोअर सेगमेंट क्लास ये है अपान अपर सेगमेंट, तो BAB
ठीक है, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट ए बी, बी ए। तो लोअर सेगमेंट में क्या करेंगे, ए बी अपान बी ए, ठीक है। और इस पॉइंट पे देखेंगे कि लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट देखेंगे कि बी वन ए अपान ए, ठीक है। अब देखो क्लास क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा कि ये तो दोनों का इक्वल आ रहा है ना, देखो ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, ये कोण बराबर, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो इलास्टी होगी दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों का लोअर सेगमेंट पर अपर सेगमेंट, तो दोनों के क्या बन रहा है क्लास, यहाँ से जाएंगे तो ये कोण और यहाँ से जाएंगे तो ये कोण। तो बेसिकली अगर दो डिमांड कर्व ओरिजिन पॉइंट सेम है लेकिन मीटिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे कि इलास्टी विल भी सेम होगी। ओके, और भी कई ऐसे हैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन आपको एक फार्मूला नहीं पढ़ाया अभी कि लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि लोअर पॉइंट को अपर पॉइंट को कैसे निकालते हैं। एक पहले आपको समझा देता हूँ क्लास, लोअर फार्मूला लिख लीजिए, लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट, ठीक है, इसको जानते रहिए, लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट, इसको आप जानते रहिए, ठीक है। अच्छा, एक डिमांड कर्व, लीनियर डिमांड कर्व पढ़ा आपने होगा, तो आप ये बताइए क्लास, ध्यान समझना, बहुत इम्पोर्टेंट, छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, ये डिमांड कर्व है। आपको ये बताइएगा डिमांड कर्व टच होता है कि नहीं होता भैया, होता है, क्यों, क्योंकि लीनियर डिमांड कर्व है। कौन सा है ये, लीनियर डिमांड कर्व है, यानी कि ए माइनस बी पी ये क्यू वाला डिमांड कर्व है, क्लियर है। तो ये डिमांड कर्व हो गया। इसका मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट पे आएंगे इलास्टी इक्वल टू 1, क्या होगा, इलास्टी इक्वल टू 1 होगी। इसका मतलब क्या है, इलास्टी इक्वल टू 1 होगी। क्यों आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इक्वल सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपन लोअर सेगमेंट अपर हो रहा, इक्वल हो रहा है, अब क्या बताऊंगा। लेकिन आप जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेटर देन 1, इसको आते हैं लेस देन 1, यहाँ आते हैं इलास्टी इक्वल टू 0, यहाँ आते हैं इलास्टी इक्वल टू इन्फिनिट, ये लिखा होता है इन्फिनिटी। तो यानी क्लास आपके बुक में कई बार ऐसा ही बना होगा, अगर यहाँ से जाएगा क्लास, ध्यान समझना, अगर हमने डिमांड कर्व अगर यहाँ से ड्रॉ किया तो क्या हुआ, ग्रेटर देन 1, यहाँ से ड्रॉ किया इक्वल टू 1, ठीक है, और इसको करेंगे थोड़ा सा यहाँ से जाएगा, अगर इस तरह से डिमांड कर्व है तो स्टीपर, तो डिमांड कर्व ग्रेटर देन लेस देन 1, और सीधा कर दिया तो इलास्टी इक्वल टू 0, और ऐसे कर दिया तो इन्फिनिट। तो ये इन्फिनिट वाला हो गया। तो ये अलग अलग पॉइंट्स बन गए। अब अगर मैं पूछूं कि सर ये कैसा है, बोलोगा सर कैसे आपने निकाल दिया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन है, इसका तरीका क्या है। तो तरीका है बेटा जी, लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मान चलो, ठीक, ध्यान से मानना, हमने ए बी एक लाइन खींच लिया, ए और बी एक हमारा ये क्या है बेटा जी, डिमांड कर्व है, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो ए बी है, यहाँ पर लिख लीजिए T1 T2 T3, हमने 3 पॉइंट बनाए। ओके, आपसे पूछा जा रहा बेटा कि इस पॉइंट बताओ कि कौन सी इलास्टिसिटी है। तो आप देखो कि आपने कितने सेगमेंट पे इसको बांट रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेगमेंट हो गए। अच्छा, 4 का डिवीजन हो गया, 4 डिवीजन हो गया। अच्छा, अब बताइए बी पॉइंट पे इलास्टिक कौन सी है। तो भैया बी पॉइंट पे इलास्टिक कैसे निकालेंगे बेटा जी, ओके, बी पॉइंट पे इलास्टिक कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट लिख दीजिए। लोअर सेगमेंट क्या है बेटा जी, क्या है यहाँ पर, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो लोअर सेगमेंट क्या है, 0,
और 0 से अपर सेगमेंट AB। ओके, अगर इसको आप भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो किसी चीज़ को 0 किसी से भाग देते क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अच्छा, आप इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे आइए। तो लोअर सेगमेंट क्या है? ए पॉइंट पर। तो लोअर सेगमेंट क्या है? AB। और अपर सेगमेंट क्या है? 0। इसका मतलब किसी चीज़ होगा तो क्या आ गया? इन्फिनिटी आएगा। तो इस केस पे इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पे T3 पे आइए। T3 पे इलास्टिक कितनी लगेगी? तो 1 भाग है, क्या है? T3B ओके, लोअर। और अब अपर कितना हो गया? T3A अपर हो गया। तो ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। क्लियर? अब अपर देखो 1 2 3 1 2 3, ये 3D हो गया। और लोअर कितना हो गया? A1D। तो 1D अपॉन 3D, समझिए ना? पूरा आपका 4 पोर्शन बटा हुआ है, 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन 4 पोर्शन, तो 4D में डिवाइड हुआ है। तो एक पोर्शन कितना हो गया? 1D हो गया। कितना हो गया? ये 1D हो गया इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यानी कि 1D। अब 1/3 इसको डिवाइड किया कितना आएगा? 0.3 3 3 क्या ना हो, ठीक है, जो भी है, मतलब लेस देन 1। यहाँ कितना है क्लास? लेस देन 1। समझिए बेटा, इस पॉइंट पे लाएगा लेस देन 1। यहाँ कितना आएगा कोई बता देगा? ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा? निकाल लीजिए। 1 2 3, यहाँ पर क्या है? लोअर में क्या है? लोअर सेगमेंट क्या है? 3D अपन अपर सेगमेंट क्या है? 1D इक्वल टू आया 3। तो यानी कि किसी भी पॉइंट के डिमांड करके किसी पॉइंट पे इलास्टिक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? समझ गए बेटा जी? ओके, तो अगर एक लीनियर डिमांड कर्व दिया गया है तो उसमें अलग अलग पॉइंट पे अगर पॉइंट लगा देता है, सपोज दैट एग्जाम ऐसा दे देता है, यही दे देता है, और बोलता है ABCD 2 पॉइंट है, A पे या B पे या C पे, तो भैया बोलता है कि C पर इलास्टिक फाइंड कीजिए। अगर कहते हैं C पॉइंट पर आप इलास्टिसिटी फाइंड कीजिए, तो कैसे करोगे? तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे यार, ये कैसे निकालें? तरीका क्या है कि आप देख लीजिए कि 2 पार्ट्स में है, ऊपर एक ही पार्ट्स है, तो लोअर में 2 है और अपर में 1 है, इक्वल टू 2, इलास्टिक ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब बात मेरी समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा था? तो बेसिकली इलास्टिक निकालने का फार्मूला ये है, तो इसको बोलते हैं लीनियर मेथड्स। ठीक है, लीनियर मेथड। हालांकि मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें इलास्टिक में। क्लियर हुआ मिटाऊं? अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट में क्लास, अभी इसमें 4 चीज़ें हैं। प्राइस इलास्टिसिटी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे बनता है, आपको समझाना है। तो एक काम करते हैं, आज के इतने करते हैं, बस रहते हैं। अगले में आपको पढ़ाना है अभी यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड और रेक्टेंगल हाइपरबोला क्या होता है, ये प्राइस वाला है। इसके बाद इनकम और क्लास इलास्टिसिटी। तो इनकम में भी 2 टाइप हो जाती है और क्लास में भी कई तरह की हो जाती हैं। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज आपने लर्न क्या किया, चीज़ें समझ गए कि इलास्टिसिटी क्या होती है, टाइप्स इलास्टिक कितने होते हैं, किस तरह से इलास्टिक निकालते हैं, उसका स्लोप कैसे होता है, उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसमें किस तरह से क्लास क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब आपको अच्छी तरह समझना है। बहुत सिंपल मत पढ़ो, चीज़ों से इसमें मेन कंक्लूजन निकालो। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आप जितना पढ़ लेंगे सब कुछ मिस समय हो जाएगा। तो टू द पॉइंट नोट करिए। इसका मैं आप लोगों को मैं PDF और नोट्स भेज दूंगा। हालांकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको क्लास में जो नोट्स करते जा रहे हैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको मैं स्टडी मटेरियल सेंड कर दूंगा। इसमें कोई डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में पहले पूछ लेना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो